कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना ज्यादा क्यों डराती हैं? मतलब वो कौन सी नस है जिसे ये कहानियां दबा देती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की चीर-फाड़ करेंगे और ये समझेंगे कि आतंक को कैसे बनाया जाता है परत दर परत। तो चलिए डर की इन गहराइयों में उतरते हैं। अक्सर डरावनी कहानियों की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होती है ना? एक तूफानी रात और दुनिया से एकदम कटा हुआ माहौल। देखिए, ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये असल में डर की नींव रखने का पहला पत्थर है। यहीं पर किरदारों को उनकी सेफ, नॉर्मल दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं होगा, बल्कि उसे डिकोड करना है। हम ये देखेंगे कि कैसे माहौल, शक और अनहोनी के छोटे छोटे इशारों को मिलाकर एक कहानी हमें सिर्फ बेचैन करने से लेकर सचमुच डराने तक का सफर पूरा करती है। डर पैदा करने का सबसे पहला और शायद सबसे मजबूत हथियार होता है माहौल। कहानी में माहौल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होता, बल्कि वो खुद एक विलन जैसा किरदार बन जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर्स को घेर लेता है और उन्हें बहुत ज्यादा कमजोर और अकेला महसूस कराता है। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सारी चीजें मिलकर एक जाल बुन रही हैं। तूफान और उफनती नदी उन्हें बाहर की दुनिया से काट देती है, और एक सुनसान, अनजान जगह पर होने का एहसास उन्हें पहले से ही अनसेफ महसूस कराता है। बस यहीं से वो साइकोलॉजिकल खेल शुरू हो जाता है। अच्छा, तो माहौल तो बन गया, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है किरदारों के मन में और साथ ही हमारे मन में शक का बीज बोना। कहानी अब हमें हमारी ही आंखों देखी बातों पर, हमारी अपनी समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। हॉरर में ना, ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब कोई जानी पहचानी भरोसेमंद चीज अचानक से अजीब हरकतें करने लगती है, तो हमारा दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाता, और यही कन्फ्यूजन एक गहरे डर में बदल जाता है। और ये कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देने वाली है। और बस यहीं से कहानी में पहला सुपरनैचुरल ट्विस्ट आता है। एक बहुत ही मामूली सी नज़र कहानी की सबसे बड़ी पहेली बन जाती है। क्या उन्होंने सच में भुवन को देखा था, या वो कुछ और था? यहीं से एक नॉर्मल सा सफ़र एक बेचैन कर देने वाले एक्सपीरियंस में बदल जाता है। मतलब सिचुएशन ऐसी है जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। उन्होंने उसे देखा, लेकिन वो वहां था ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि उन्होंने देखा किसे? क्या कोई उसका रूप धरकर घूम रहा था? यहीं से असली डर शुरू होता है, जब आपकी हकीकत ही सवालों के घेरे में आ जाती है। भगवान की ये चेतावनी, जो पहले शायद एक मामूली सी सलाह लग रही थी, अब बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। उस अजीब घटना के बाद इस वार्निंग का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। साफ है, वो जानता है कि नदी के उस पार क्या है। तो अब तक कहानी में क्या था? सिर्फ शक था, इशारे थे, एक धुंधला सा डर था। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक अनजाना डर एक ऐसे ठोस सबूत में बदल जाता है जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। क्योंकि देखिए, एक हल्की सी बेचैनी महसूस करना और एक असली खतरे का सामना करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और वो फर्क अगली सुबह दरवाजे पर मिले उन कदमों के निशानों से साफ हो जाता है, जो खौफ को सचमुच घर के अंदर ले आते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वो निशान घर से नदी की ओर नहीं जा रहे थे, बल्कि नदी से घर की ओर आ रहे थे। इसका मतलब एकदम साफ था, कोई इंसान बाहर नहीं गया था, बल्कि कोई या कुछ पानी से निकलकर अंदर आया था। और भुवन की कही ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरे परिवार के खौफ को हकीकत में बदल देती है। अब ये सिर्फ कोई अनजाना डर नहीं है, ये एक जानी पहचानी लोक कथा का खतरा है। एक ऐसी चीज जिसके बारे में लोकल लोग जानते हैं और जिससे डरते हैं। अब वे एक असली खतरे में हैं। तो अब जब इस चीज ने अपनी मौजूदगी साबित कर दी है, तो अब वो क्या करती है? वो एक खास निशाना चुनती है, सुगंधा। वो उसे उसके परिवार से मानसिक और भावनात्मक तौर पर अलग करना शुरू कर देती है। ये हॉरर का एक क्लासिक ट्रिक है ना? खतरे को एक मासूम या खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपा दो। ये सुंदरता एक मुखौटा है, एक चारा है, जो शिकार को अपनी ओर खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुगंधा के साथ हुआ। ये एक बहुत अजीब और बहुत स्पेसिफिक मांग है। ये हमें उस आत्मा के इरादे के बारे में बताती है। वो सिर्फ डराना नहीं चाहती, उसे कुछ चाहिए, और यही जुनून उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। बंगाली लोक कथाओं में इसे मेछो भूत यानी मछली खाने वाला भूत कहते हैं। अब कहानी एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है।
अब तक डर बाहरी घटनाओं से पैदा हो रहा था, लेकिन अब ये एक सीधा हमला बन जाता है। एक ऐसा हमला जो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर होता है। जरा डर का ये बढ़ता हुआ सीक्वेंस देखिए। पहले सिर्फ एक आवाज, फिर सड़ी मछली की गंध, फिर एक परछाई का एहसास और आखिर में एक सीधी धमकी। उस आत्मा का सब्र अब खत्म हो रहा है और उसका गुस्सा सुगंधा की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ रहा है। तो अब कहानी का क्लाइमैक्स घर के अंदर पहुंच चुका है। जो खतरा बाहर मंडरा रहा था वो अब घर की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह यानी रसोई में आ गया है और अब पर्दा उठने वाला है। इस सीन की भयावहता को महसूस कीजिए। उस माँ के नजरिए से सोचिए, उसकी बेटी अब उसकी बेटी नहीं रही, वो कुछ और बन चुकी है, एक राक्षसी जिसे वो पहचानती तक नहीं। ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक दिल तोड़ने वाला मंजर है। और ये है आखिरी कील। ये आवाज अब सुगंधा की नहीं है, ये उस आत्मा की जीत का ऐलान है। उसे जो चाहिए था वो मिल गया है, कब्जा अब पूरा हो चुका है। तो हमने जो ये पूरी कहानी देखी, ये सिर्फ एक के बाद एक होने वाली घटनाएं नहीं थी। ये डर पैदा करने के लिए बहुत सावधानी से तैयार किया गया एक ढांचा था, एक ब्लूप्रिंट। चलिए संक्षेप में देखते हैं कि ये कैसे किया गया। ये कहानी इन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। एक अलग-थलग तूफानी माहौल बनाना, जानी पहचानी चीज को डरावना बनाना, फिर उल्टे कदमों जैसे पक्के सबूत देना, एक किरदार को सबसे अलग-थलग कर देना और आखिर में खतरे को बाहर से अंदर ले आना। ये हमें दिखाता है कि सबसे असरदार डर धीरे-धीरे बनाया जाता है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, ज्यादा डरावना क्या है, वो भूत जिसे हम देख सकते हैं या वो जो हमारे अंदर घुस जाता है? बाहर के खतरे से तो शायद लड़ा भी जा सकता है, लेकिन जब खतरा खुद आपका ही एक हिस्सा बन जाए तो कोई कहाँ भागेगा? शायद असली आतंक बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।